समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षक एकता जिंदाबाद थी, शिक्षक एकता जिंदाबाद है और शिक्षक एकता जिंदाबाद रहेगी। देखिए, आपने देखा है कि तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में क्या हुआ है। आपने ये भी देखा कि वहां पर शिक्षकों ने अपना बदला ले लिया है और अब कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब साल 2025 भी आ रहा है, तो अब ऐसे में शिक्षकों के मन में क्या कुछ चल रहा है। बड़ा सवाल गुरु ये भी बना हुआ है कि क्या अगर शिक्षक किसी से नाराज हो जाते हैं तो क्या शिक्षक सरकार को भी पानी पिला देंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। इसके नतीजे को संजय जी आप कैसे डिकोड कीजिएगा। बिल्कुल, जो पार्टियां थी, जो स्थापित पार्टियां थी और जिनके बीच में माना जा रहा था कि मजबूत मुकाबला होगा, वो पार्टियां किनारे हो गई और वंशीधर बृजवासी जो एक निलंबित शिक्षक नेता थे, उन्होंने बाजी मार ली। और बाजी ही नहीं मारी बल्कि जो मतों का अंतर रहा, वो जीत के लिए जो एक कहा जाता है कि एक शानदार अंतर रहा, जिससे वो डॉक्टर विनायक गौतम जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, उनको उन्होंने पटकनी दी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो शिक्षकों का गुस्सा था, शिक्षकों की नाराजगी थी, शिक्षकों का जो सरकार से भरोसा जो उठ रहा था, तो उसका लाभ बृजवासी जी को मिला। और एक कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी वो कहावत कि न चर्चा न खर्चा। न इस व्यक्ति की चर्चा थी चुनाव में बहुत कि ये वंशीधर बृजवासी कौन है, और खर्चे के लिए भी बिल्कुल, जब एक शिक्षक और वो भी निलंबित शिक्षक या वो नौकरी उनकी नहीं रही थी, तो वैसी स्थिति में खर्चा की भी बहुत गुंजाइश उनके पास नहीं थी। लोगों ने मदद की, चंदा दिया। चुनाव लड़ा उन्होंने और जीता। जी, चंदा लेकर के चुनाव लड़ा। और मैं तो मानता हूं कि एक नया प्रयोग है बिहार में कि अब एक वैसा व्यक्ति भी साहस कर सकता है जो स्थापित पार्टियों से इतर भी, जो समाज का, संगठन का, शिक्षक का अगर गुस्सा है तो उस गुस्से का वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। और बंशीधर बृजवासी ने तो एक रास्ता ही खोल दिया कि देखिए, अगर शिक्षकों को आप इस तरह से उनको मौका नहीं देंगे। अब वो खुद अपने बारे में एक दिन बता रहे थे कि मैं जब शिक्षा मित्र के तौर पर मैं मिडिल स्कूल में बहाल हुआ, 1500 रुपए की मासिक पगार पर मेरी नौकरी लगी थी। अब वो 1500 रुपए की राशि बाद में नियोजित शिक्षक बने, और नियोजित शिक्षक बनने के बाद जो एक लड़ाई थी कि हमें भी समान काम के लिए समान दर्जा दिया जाए, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि एक छत के नीचे कई शिक्षक खड़े हों और उनको इस वजह से अपमानित होना पड़े कि आप तो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बने हैं, इसलिए आपके पाले में ये रहेगा। और उस घटनाक्रम को आपने भी देखा होगा कि कैसे इन्होंने अपनी लड़ाई को, जो शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, वो अपनी लड़ाई को हाई कोर्ट ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, और वो सरकार पर छोड़ दिया गया था कि नहीं, सरकार की जो शर्तें हैं, जिन शर्तों पर आप बहाल हुए थे, आपको उन्हीं शर्तों पर काम करनी। और के पाठक जी के समय जब इनके ऊपर और भी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि उनकी हठधर्मिता के जब ये शिकार बने, तो एक बगावती तेवर इन लोगों ने अपना लिया। कुछ शिक्षक तो नहीं हिम्मत जुटा पाए, कुछ शिक्षकों ने बगावती तेवर अपनाया। उसमें बंशीधर बृजवासी भी थे, बदले में इनको निलंबन का दंश झेलना पड़ा, नौकरी इन्होंने छोड़ दी। तो मैं मानता हूं कि ये बिहार की राजनीति की एक नई दिशा है, जिसमें एक व्यक्ति, ठीक है, जिस रूप में भी सरकार ने उनको नौकरी दी, लेकिन अगर उसमें प्रमोशन की, उसमें वर्गीकरण को लेकर के कि अब तो 10 साल 15 साल के अनुभव के बाद अब हमारे साथ तो कम से कम भेदभाव न किया जाए,
इसको लेकर के जब आवाज उठाई उन्होंने, तो फिर उसके बदले में इनको क्या मिला? तो आपने देखा कि वो एक जो ताकत होती है संगठन की, वो ताकत का लाभ इनको मिला, और अब तो ये माननीय विधान पार्षद हैं, विधान परिषद के बिल्कुल। सम्मानित सदस्य हो गए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षकों का गुस्सा और शिक्षकों की नाराजगी के प्रतीक हैं बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने स्थापित पार्टियों को सीधे सीधे चुनौती दी और उनको किनारे कर दिया। सबकी हवा निकाल दी। लेकिन संजय जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब इस नतीजे के बाद, इस परिणाम के बाद एक बात जो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वो बात ये है कि शिक्षक अगर एकजुट हो जाए, शिक्षक अगर एक साथ आ जाए और अगर ठान ले, तो किसी को भी सत्ता से बेदखल करने की शक्ति रखते हैं शिक्षक। ये बात तो प्रूव हो गई इस जीत के बाद। इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा ना कि शिक्षक को तो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, और शिक्षक अकेले नहीं होता है, उसका एक समूह होता है, उसके अपने परिवार होते हैं, जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं उनका परिवार होता है, जिन बच्चों के माता पिता होते हैं उनका परिवार होता है। तो शिक्षक एक अकेले गिनती में आप शिक्षक मान सकते हैं, लेकिन उसका एक पूरा समूह होता है। और वातावरण तो निर्माण शिक्षक करता ही है ना, समाज में पक्ष में भी निर्माण करता है, विरोध में भी निर्माण करता है। तो ये इसी मगध के शिक्षक जो तक्षशिला से आए थे और मगध के साम्राज्य को बदल दिए थे, चाणक्य। आपने भी उस चाणक्य का सुना होगा कि शिक्षक जो होते हैं वो निर्माण और प्रलय दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। कैसे धनानंद को उन्होंने ललकारा, और जब उन्होंने चोटी खोल दी, उसके बाद उस साम्राज्य के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को जब तक सत्ता पर नहीं बिठा दी, तो ये कोई आज की बात थोड़े है। शिक्षक तो जब क्रांति के मूड में आ जाता है, शिक्षक जब प्रतिज्ञा के लिए, तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल इसलिए कि वो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, जो उनका जो बौद्धिक चेतना है, वो बौद्धिक चेतना से तो समाज को वो झकझोर ही देते हैं ना। जो उनकी अपनी पीड़ा है, जो उनकी समस्या है, जो उनके कष्ट है, उसको लेकर के भाई आप तो मंत्रियों के बंगले में जाती हैं, आप जाती हैं जैसे कि विधायक जी के बंगले में, उनका रख रखाव ये वो सारी सुविधाएं उनको मिलती है। एक शिक्षक एक बार कोई विधायक बन गए, पूरा जीवन वो पेंशन के लिए अधिकारी हो जाते हैं, सुविधाओं के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन एक शिक्षक जिसने 1500 रुपया में अपनी सेवा शुरू की, शिक्षा मित्र के तौर पर ही, ठीक है, आपकी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वो व्यक्ति ने शिक्षक बनना तो स्वीकार किया, और शिक्षक बन करके जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्या 15 वर्ष के उनकी सेवा का कोई उनको पुरस्कार नहीं मिलनी चाहिए कि चलिए अब एक छत के नीचे इस वजह से आप अपमानित नहीं महसूस होंगे कि आप नियोजित शिक्षक हैं और ये परमानेंट शिक्षक हैं एक ही छत के नीचे? ये कौन सा भेदभाव भाई? तो ये भेदभाव की बात अगर उन नियोजित शिक्षकों के बीच में वो कर रहे थे, तो ये पीड़ा झलक रही थी कि आखिर 15 वर्षों की सेवा के बाद भी क्या हम इस योग्य नहीं बन पाए जिसमें हम सब शिक्षक हैं, इसकी श्रेणी में आ सके? फिर ये वर्गीकरण क्यों? और फिर हमारी टाइमिंग को लेकर के, हमारे कार्यकलाप को लेकर के, हमारे परफॉर्मेंस को लेकर के सरकार को हम पर लेकर के जो हंगामा बरपा था। जी, तो हर चीज के लिए आप हमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारी राशि हमारे अभी न इनको बनाया गया है कि नहीं ठीक है, आपको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, एक दक्षता परीक्षा पास कर लीजिए और आपको भी अब विशिष्ट शिक्षक के तौर पर आपको भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। कब? जब 2025 का चुनाव नजदीक दिखा, तो लगा कि ये शिक्षकों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए, तो उनको बुला करके कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, आपको भी अब राज्यकर्मी का दर्जा हम देते हैं और आपको भी अब उस परिसर में इस वजह से कि आप इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहें कि आप वो शिक्षक नहीं हैं। भाई मैं कहता हूं कि ये शिक्षक ही तो निर्माण करते हैं। एक इंडस्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट कोई खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन एक शिक्षक तो नागरिक करता है ना। और अगर सोचिए कि एक नागरिक खराब हो जाए
क्या जी पूरे जीवन भर के लिए वो व्यक्ति अभिशप्त हो जाएगा कि नहीं, कि एक शिक्षक ने हमको ठीक से नहीं गढ़ा, नहीं बनाया, इस वजह से हम ऐसा रह गए। तो शिक्षक का प्रभाव तो समाज में होता ही है ना। इसीलिए तो हम्म मैं चाणक्य क्या वह जो वाक्य है, सूत्र वाक्य मैं कह रहा हूं कि शिक्षक जी निर्माण और प्रलय दोनों के प्रतीक होते हैं। वो चाहते हैं तो गढ़ भी देते हैं, और चाहते हैं तो प्रलय भी ला देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारे ताने बाने राजनीति के बिखर जाते हैं। तो बहुत बंशीधर बढ़िया ब्रजवासी तो मैं मानता हूं कि एक रिफ्लेक्शन है, जिन्होंने रिफ्लेक्शन उस गुस्से को, उस आक्रोश को, हम्म उसको उन्होंने कैश किया, और उन्होंने हम्म कहा कि भाई मौका तो दीजिए, कोई आवाज तो होनी चाहिए जो जाकर के हम्म हाउस में आपके लिए गूंजे। बाकी जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो बोल नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि आपकी वजह से तो वो गए नहीं है हाउस में, मैं तो आपकी हम्म वजह से जा रहा हूं, तो अगर मैं बिल्कुल जाऊंगा तो फिर, और जब देखे होंगे कि जब वो चुनाव जीते भी तो उन्होंने उसी बात को रखा कि नहीं, हम बिल्कुल शिक्षकों। मैं भी खुद गई थी और जैसे ही सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए थे बंसीधर ब्रजवासी, तो वहां पर शिक्षक जो मौजूद थे संजय जी, गजब की खुशी जो है उनके चेहरे पर दिख रही थी। वहां पर गाना बजाते बजाया जा रहा था, तेरा ही जलवा गाना बज रहा था, शिक्षक नाच रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि हमने बदला ले लिया है। और मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत बंसीधर ब्रजवासी से भी की, और उन्होंने वहां पर जिक्र किया के पाठक का, और ये भी कहा कि जो हमारे शिक्षक मरे हैं खून का बदला लिया जाएगा। मतलब स्वाभाविक है, काफी गुस्सा भी हो गए, भावुक भी हो गए। नहीं स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। देखिए, कुछ फैसले जो अव्यवहारिक लेते थे के पाठक जी, उन हम्म अव्यवहारिक फैसलों को लेकर के तो हम और तुम बात करते ही थे, सारे लोग बात बिल्कुल करते थे कि ये फैसला जी व्यवहारिक नहीं है। अब आप हम्म स्कूल की टाइमिंग को लेकर के कि मॉर्निंग में आप 6 बजे बिल्कुल स्कूल के परिसर में होइए, तो भाई आप दूरी अगर उनकी 10 किलोमीटर की है, 20 किलोमीटर की है, और उस हम्म दूरी से अगर वो शिक्षक वहां पहुंच रहे हैं, तो हम्म कैसे वो संभव है कि 6 बजे परिसर में गिरते पड़ते वो शिक्षक, किन्हीं का पैर टूट गया, किन्हीं को कुछ हो गया। तो हम्म अव्यवहारिक फैसलों को लेकर के शिक्षक ये कहाँ कह रहे थे कि जो वर्किंग आवर है 5 घंटे का, छह जी घंटे का, जो भी सरकार तय करती है, उस वर्किंग आवर से शिक्षकों को कहाँ परहेज था। हम्म लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा टाइमिंग रखिए जो व्यवहारिक हो। जिस समय हम, अब व्यवहार कई शिक्षिकाएं, कई शिक्षक कह रहे थे कि हम रात में सो ही नहीं पाते हैं ठीक से, बच्चे नींद में दिख रहे थे, जब कैमरे के लेंस क्लासरूम में जाते थे। मानसिक प्रताड़ना की लगातार बात कर रहे थे शिक्षक। साफ साफ कह रहे थे कि जब हम जहनी तौर पर इतना परेशान होंगे संजय जी, तो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। नहीं, हम तो चूंकि खुद ही देखिए, इतना परेशान शिक्षक जब तक मानसिक तौर पर तैयार नहीं होंगे, केवल उनके बिल्कुल क्लास में फिजिकल प्रेजेंस से कुछ नहीं होने वाला है। जब शिक्षक मानसिक तौर पर क्लास में होंगे, तभी वो बच्चे को दे पाएंगे इनपुट, और बच्चों से आउटपुट ले पाएंगे। लेकिन शिक्षक खुद तनाव में है, एक भय में है, एक डर में है, तो बिल्कुल। आप उनको एक अच्छा कमरे में आपने खड़ा कर दीजिए। जी आपने आज ये भी देखा होगा कि आज अभिषेक झा ने भी बड़ा ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के जरिए अभिषेक झा ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश भी की है। क्या इशारा देना चाहते थे अभिषेक झा। अब हम लोग आ जाते हैं राजनीति पर, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे शिक्षक, और वो भी नाराज नियोजित जी शिक्षक, नाराज नियोजित शिक्षा के नेता के तौर पर बंशीधर ब्रजवासी जी उभरे, और वो बजाते उनको चुना गया विधान परिषद का हम्म सदस्य। राजनीतिक पार्टियों ने बिल्कुल हम्म अपने अपने तरीके से राजनीति, एनडीए के उम्मीदवार थे अभिषेक झा, जिनका कि आप ने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने मैसेज किया कि कैसे हमारे साथ हम्म बैकबाइटिंग हुआ, कैसे हमें लंगड़ी मारी गई, कैसे लोगों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने तो यहाँ षड्यंत्र का जिक्र हुआ कि षड्यंत्र की फोन बात भी उन्होंने नहीं कही। उठाते थे जब फोन करते थे। भाई अब ये तो वही बता सकते हैं, अभिषेक झा जी कह रहे हैं कि फोन नहीं उठाते थे, और राजू सिंह जो जी भाजपा के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि हमको तो फोन ही नहीं किया, एक बार बात हुई उसके बाद बात ही नहीं की गई। आनंद मोहन जी आकर के हम्म क्या बोले तो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल से अभिषेक झा जी को कोऑर्डिनेशन का अगर ये रहता, भाव नहीं रहता,
तो इतनी चौथी जगह पर, तो चौथे स्थान पर तो अभिषेक झा नहीं ही न जाते, ये चौथे स्थान पर चले। बिल्कुल। अब आपको जानकर के ये होगा, 69,000 वोट वैध वोट माने गए थे, 48% वोटिंग हुई थी। 1,54,000 या कुछ वोट है तिरहुत स्नातक विधान परिषद में स्नातकों का, उसमें 48% वोट पोल हुए और उसमें 69,000 वोट वैध वोट। अब उसमें पहली वरीयता में भी बंशीधर ब्रजवासी आगे निकल गए, दूसरी वरीयता में भी बंशीधर ब्रजवासी ही आगे निकले। तो आप सोच लीजिए कि आप तो कहीं थे ही नहीं। अभिषेक झा को, जहां बंशीधर ब्रजवासी को 23,000 कुछ मत आए, अभिषेक झा को 10,000 कुछ वोट आए, ये तो चौथे स्थान पर रहे। तो कई इसमें हुआ, और इसमें जो कॉम्बिनेशन कहा जाता है, उस कॉम्बिनेशन में एक माना जाता है कि चिराग पासवान को लेकर के भी शक की सुइयां कई जगह गई कि कैसे उनको चिराग पासवान को बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा था अभिषेक झा के साथ, जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। जी हाँ, कंफ्यूजन दूर करने, लेकिन जो उनके उम्मीदवार जो रिजाइन करके पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, राकेश रोशन का जिक्र कर रहे हैं, राकेश रोशन जी 3,900 कुछ वोट लाए, उनको तो वो बिठाने में सफल नहीं हुए, वो तो रह ही गए। जनसुराज के कैंडिडेट डॉक्टर विनायक गौतम थे, गोपी किशन थे आरजेडी के कैंडिडेट। तो देखिए हुआ क्या कि जो स्थापित पार्टियां थी, उन स्थापित पार्टियों ने, जिसको कहा जाता है ना कि आज चुनाव कौन लड़ता है, जिसके पास मनी पावर हो, मसल्स पावर हो, मैन पावर हो, तो मनी पावर में भी और बंदा, यही तीन चीज जरूरी है हाँ राजनीति में। तो बंशीधर ब्रजवासी के पास तो वो पैसे तो थे नहीं, ये बात भी लोगों के मन में गई, बात गई जहां पर ये सब चल रहा था खेल कि भाई ये बहुत सक्षम कैंडिडेट है और ये ऑबलाइज करने में सक्षम है। भाई वो जो डॉक्टर विनायक गौतम थे, उनके पिताजी तो उसी क्षेत्र से 3-3 बार एमएलसी रहे थे, उनको हरा करके ही तो फिर ये जो हैं वो देवेश ठाकुर वहां से एमएलसी बनते थे। लेकिन इस बार जो गुस्सा था बंशीधर ब्रजवासी जी का, जो शिक्षकों का, उसमें उन्होंने चंदा भी दिया, वोट भी दिया। अच्छा, एक और व्यवहारिक पक्ष होता है क्या कि किसी को पैसा मिल जाता है कि ये बड़े दबंग हैं, बहुत मजबूत हैं, ये इतना वोट दिला देंगे, तो जिनको नहीं मिलता है वो तो गोलबंद हो जाते हैं कि अच्छा तो ये वोट दिला देंगे, तो जैसे देखते हैं मेरा वोट ये कैसे खरीदते हैं, और उसमें वो वोट उनको मिल गया। दूसरी बात, रामेश्वर महतो के इस्तीफा के बाद ऐसा कहा जाता है कि लवकुश समीकरण का वोट भी बंशीधर ब्रजवासी के साथ गया। जो वोट का वहां गणित था, उस गणित में तिरहुत स्नातक में अगड़ा पिछड़े की भी गोलबंदी हुई। चूंकि जो अभिषेक झा थे ब्राह्मण जाति से थे, भूमिहार जाति से थे डॉक्टर विनायक गौतम, राकेश रोशन जो थे वो थे हाँ राजपूत जाति से, गोपी किशन वैश्य समाज से थे, तो गोपी किशन उसको कैश नहीं कर पाए, सहनी जाति से है, तो बंशीधर ब्रजवासी को उसका भी लाभ मिला। ऐसा नहीं था कि 69,000 जो वैध वोट हैं गिने गए, तो शिक्षकों के इतने वोट हैं कि वो स्नातक का, अब 4 जिला में शिक्षक कितने होंगे, 69,000 वोट में शिक्षक को अगर जोड़ लीजिएगा, सारे शिक्षक जो स्नातक शिक्षक होंगे, वैसे शिक्षक भी तो हैं जो +2 किए हुए हैं और डीएलएड कर करके वो नियोजित शिक्षक हैं, जो स्नातक होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वही ना एलिजिबल होंगे जो वोटर होंगे। तो केवल शिक्षकों के वोट से ही बंशीधर ब्रजवासी जी को इतना वोट नहीं आ गया, उनके साथ और वोट भी जुड़े, खेला हुआ है जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि जनसुराज लगातार जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, क्या लगता है आपको संजय जी, हर बार हार ही मिलेगी या फिर जीत का स्वाद भी, जीत का जायका भी चखेगा कभी जनसुराज? देखिए जनसुराज के बारे में जो मेरी अपनी समझ है कि जनसुराज बात तो करता है कि हम वैसे व्यक्ति पर भी दाव लगाएंगे जो व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं हो, जो व्यक्ति बिल्कुल सड़क पर हो लेकिन उसके अंदर में एक विल पावर हो, राजनीतिक चेतना हो, बदलाव का साहस हो। लेकिन आप बाई इलेक्शन से लेकर के और स्नातक के चुनाव में बता दीजिए कि एक जमीन पर का व्यक्ति
जिनको जनसुराज ने उठाया और उनको बिल्कुल मैदान में उतार दिया। भाई बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी जिसकी अपनी क्षमता है, उनके अपने हम्म। साधन हैं, उनके पास अपने वोट हैं, जनसुराज जो उन पर चुनाव लड़ जाकर गए। चुके हैं, ये भी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा भी जो है चुनाव लड़ने हाँ, जो चुनाव लड़ चुके हैं। अब जी। डॉक्टर विनायक गौतम को साधन की क्या जरूरत थी? क्या वो प्रशांत बिल्कुल। किशोर उनको साधन दिए होंगे? वो हम्म। डॉक्टर विनायक गौतम को वो 4 जो जिला है, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, उसमें अपने नाना रघुनाथ पांडे और जो पिता हैं राम कुमार सिंह के बारे में बताने की जरूरत पड़ी होगी। एक बिल्कुल अच्छे चिकित्सक के रूप में वो सफल होंगे। कहाँ कोई जमीनी नेता, बंशीधर ब्रजवासी जी की तरह कोई एक जमीन से नेता जनसुराज उठाता और कहता कि देखो इनको मैं उम्मीदवार बना रहा हूं, आपके वोट अगर इनको मिलेंगे तो आप हमारे मुद्दों पर मुहर लगाएंगे, और अगर वोट नहीं मिलेंगे तो मैं मानूंगा कि नहीं आपने नकारा। तो जनसुराज जो मैं देख रहा हूं, जो हो सकता है कि मेरी दृष्टि वहां तक नहीं जाती होगी जहां तक उन लोगों की जाती होगी, तो साधन संपन्न और साधन विहीन दो लोगों के बीच में जब लड़ाई हो जाएगी, तो साधन विहीन लोगों के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति पैदा हो, बिल्कुल होगी। लगता और है कि अरे भाई, इसमें तड़का लगा दिया संजय जी बंशीधर ब्रिजवासी का। रोते बिलखते हुए वायरल वीडियो ने, किस तरह से बच्चे रो रहे थे, किस तरह से पत्नी बेबस थी, हाथ जोड़ रही थी, लाचार थी, वो वायरल वीडियो काम करके। नहीं होगा ही ना। अब जी। सोचिए कि जो व्यक्ति ने 1500 रुपए की नौकरी से अपना कैरियर शुरू किया और एक लंबे दिनों के बाद वह नौकरी भी उनके हाथ से चली गई, तो उनके बच्चे को और उनकी पत्नी को रोने के अलावा और क्या सहारा था? कोई पार्टी तो टिकट देती नहीं, पार्टी टिकट देती है तो पूछती है कि बताइए आप कितना धन खर्च कर सकते हैं चुनाव में, आपके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आपके कितने बंदे कितने लोग हैं। तो भाई अब बंशीधर ब्रजवासी जी के पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट देने की तो क्षमता थी नहीं, तो उनके पास तो रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा और क्या था? और बिल्कुल। एक जो गुस्सा था जो नियोजित शिक्षकों का, वो गुस्से की पूंजी थी इनके पास, और उस गुस्से की पूंजी और अपनी लाचारी और बेबसी, वही तो उन्होंने अपने लोगों के सामने रखा कि भाई चंदा भी आप ही को देना है, वोट भी आप ही को देनी है। बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल जी। चंदा भी दिया, वोट भी दिया। तो मैं तो कहा कि बंशीधर ब्रजवासी जी ने वैसा चुनाव जीता जिसमें न इनकी चर्चा थी न इनका खर्चा था। जी तो जी जी बिना बिल्कुल। चर्चे और बिना खर्चे, ये भी कहा कि उन्हें जो चंदा मिला है वो 11 रुपए से शुरू हुआ था और 11,000 तक पहुंचा था। हाँ बिल्कुल, वही जी। मैं कह रहा हूं ना कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए समाज और डेमोक्रेसी में अगर जनता कभी अब अगर बदलाव के मूड में आ जाती है, बिल्कुल तो तो फिर हिला के आप रख। कितने, हाँ कितने बड़े आप धन बली हैं कि कितने बड़े बाहुबली हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा फिर संजय जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आए दिन बिहार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना रहता है। कुछ मांगे हैं शिक्षक की जिसके लिए लगातार वो अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। पहली मांग सेवा निरंतरता को लेकर के है, दूसरी मांग प्रोन्नति को लेकर के है, तीसरी मांग ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के है और चौथी मांग फिजिकल टीचर्स की है, जिनका वेतन ही हर महीने का मात्र 8,000 रुपए है। संजय जी, इस दौर में मात्र 8,000 रुपए, क्या लगता है क्या वाकई में अब सरकार उनको सुनेगी? क्योंकि अब ये देखिए, सबक है। सुनना तो चाहिए। अगर सरकार बिहार के प्रति गंभीर हो, लगेगा कि 8,000 रुपए की नौकरी से ये फिजिकल शिक्षक बच्चे को कितना फिजिकली फिट कर पाएंगे, कितना उनको स्वस्थ बना पाएंगे, कितना उसको कहा जाता है। अभी तो नया रिसर्च आ रहा है एजुकेशन में कि थोड़ा बच्चे पढ़ाई में पिछड़ भी जाएं, लेकिन अगर फिजिकली वो पिछड़ जाएंगे तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे, कल अच्छा कर जाएंगे, फिजिकली अगर वो कमजोर हो जाएंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। और एक बड़ा बेसिक जो ये है, फ्रेज है कि हमेशा साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो जिसको साउंड बॉडी बनाने के लिए आपने नियुक्त कर रखा है स्कूलों में, उनको 8,000 रुपया में उनका ही न दिमाग साउंड है न शरीर साउंड है, वो बच्चे को साउंड कैसे बनाएंगे?
रह गई बात कि शिक्षक को अगर प्रोन्नति दे करके शिक्षक की जो मांगे हैं उनको मान करके कोई बहुत बड़ा आप उपकार नहीं कर रहे हैं। मैं तो बराबर इस बात को दोहराता हूं, उद्योग का केंद्र बने या न बने बिहार, शिक्षा का केंद्र तो बन ही सकता है। बिल्कुल। क्या पिछली उम्मीद बार करते हैं? आपने बात कही थी। हाँ, क्या उम्मीद हम लोग करते हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन स्कूलों में आ जाए। अगर नीतीश कुमार जी ने स्कूलों को भवन दिया तो वो चमचमाते हुए स्कूल के भवन दिखते हैं दूर से, वो गुलाबी रंग के स्कूल जो हैं वो दिख जाता है, लगता है कि हाँ एक परिसर है। लेकिन अगर उसमें वो योग्य शिक्षक, सक्षम शिक्षक और उत्साहित शिक्षक ये तीनों नहीं होंगे तब तक क्वालिटी तो नहीं आ पाएगी। तो शिक्षक को तो गढ़ना, शिक्षक को बनाना, शिक्षक को ट्रेंड करना और शिक्षकों की जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करना, ये सरकार का दायित्व बनता है। केवल वोट के हिसाब से ही नहीं, इस हिसाब से भी कि आप बिहार के प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं कि आपने सड़क मांगी, बिजली मांगी, पानी मांगी और इसके लिए वोट दिया तो आपको मिला। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले और इसके लिए आप पढ़िएगा कि हम वही सरकार को हम चुनेंगे जो हमारे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देंगे और वैसे ही शिक्षक स्कूलों में होंगे, तो मैं मानता हूं कि सरकार उस पर भी सोचेगी। तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा। ये जो तिरहुत का जो परिणाम है ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है। हाँ, बिल्कुल सिंबॉलिक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि आज क्या कुछ हुआ था संजय जी। आपने देखा होगा कि एस सिद्धार्थ अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, वीडियोस वायरल है सोशल मीडिया पर, और वो फोन घुमा रहे थे, शिक्षकों को वीडियो कॉल कर रहे थे और शिक्षकों को उठाना था और दिखाना था कि क्या वो वाकई में स्कूल परिसर में मौजूद हैं या फिर नहीं। यानी कि अब आपको फोन भी घुमाना इस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है और एक बार फिर से शिक्षकों में हड़कंप मच गई है। संजय जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या नहीं, ये मैं वाकई इसको में जरूरी है? नहीं, मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं, क्योंकि देखिए अगर एसीएस के तौर पर सिद्धार्थ जी हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक विनम्रता है उनके अंदर में, एक शालीनता है। लेकिन जब आप बिहार की सरकार 54,000 करोड़ रुपया शिक्षा के बजट पर खर्च करती है और हम लोग बात करते हैं कि 540 छात्र भी नहीं गढ़ा जाता है बिहार में, जिस पर हम लोग गर्व और फक्र हर साल कर सके, तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि शिक्षकों को कहें कि अगर आप 5 घंटे 6 घंटे तक एकेडमिक वर्क के लिए परिसर में हैं तो आप ईमानदार रहें, बच्चों के प्रति ईमानदार रहें। अब वहां पर आप फोन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर गप्पे मारेंगे, वहां पर आप काम नहीं करेंगे, तो फिर ये बिहार का पैसा कोई ऐसा आसमान से टपका हुआ पैसा तो नहीं है। इसी गरीब राज्य के लोगों का टैक्स वसूला हुआ पैसा है। जो एक पैकेट नमक भी इस बिहार के लोग खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वही तो सरकार के खजाने में वो पैसा जाता है। कोई व्यक्ति नौकरी करता है जो उनकी इनकम टैक्स के पैसे कटते हैं उसी का हिस्सा तो मिलता है। तो ये राजस्व जो है ये राज्य का राजस्व है और उस पैसे का इस्तेमाल आपकी सैलरी में होता है, तो शिक्षकों को भी ईमानदार होना हो। हम इसको इस रूप में नहीं मानते हैं। देखिए, शिक्षक जब तक खुद से नैतिक तरीके से इस पर नहीं दृढ़ होंगे कि मैं एक दायित्व बोध से भरा हुआ एक हमारे अंदर भाव होना चाहिए। वेतन अलग पार्ट है, लेकिन परिसर में बच्चों के प्रति ईमानदार होना। आप और हम देखते हैं ना कि जब कोई अच्छी तस्वीर आती है कोई शिक्षक शिक्षिकाओं का बच्चों को पढ़ाते हुए अलग अलग मेथड से, तो लगता है कि अरे ये तो बिहार के बच्चों का निर्माण वो कर रहे हैं, वो तो गढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई जिस तरह से एक पेंटर जो है वो कूची से आकृति दे देता है, रंग रोगन कर देता है, एक कच्ची मिट्टी से कोई कलश बना देता है, शिक्षक भी तो वो निर्माता है कि आपके हाथ में भी हथौड़ा और छेनी है, गढ़िए बच्चे को, तो आप तराशिए और तराश कर करके जब उसकी सुंदर मूर्ति बनाएंगे, एक आकृति वो लेगा बच्चा, तो फिर वो बच्चा बिहार का नागरिक होगा जिस पर आप, हम और वो शिक्षक सब लोग गर्व करेंगे। इसके लिए मैं मानता हूं कि अगर मॉनिटरिंग की जा रही है तो इसको शिक्षकों को भी अन्यथा नहीं लेने की जरूरत। मॉनिटर तो होना ही चाहिए ना, उससे एक डिसिप्लिन आता है। जी,
एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि शिक्षकों की मांगे क्या कुछ है संजय जी, क्या लगता है 25 भी आने वाला है, क्या लगता है अब इसी तरह से शिक्षकों को सरकार गुड न्यूज देती रहेगी, हर मांगे मानेगी क्या, खुशखबरी देगी क्या? खुशखबरी देगी बिल्कुल। सरकार, इसलिए कि किसी भी तरह से शिक्षकों को हम्म। अब सरकार नाराज नहीं करेगी। और अगर नहीं खुशखबरी देनी होती तो आपने देखा कि कैसे हम्म। वो जो सभागार में लोगों को बुलाया गया और नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इतने शिक्षकों को मैं विशिष्ट शिक्षक बनाता हूं, राज्यकर्मी का दर्जा देता हूं। मुझे लगता है कि अगर जो 5.5 लाख शिक्षक हैं उसमें 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है, उसमें जो एग्जैक्ट डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1,81,000 समथिंग को उन्होंने कर दिया है। हम्म। बाकी लोगों को भी कहा है कि आप लोग दक्षता परीक्षा दीजिए, वो एक बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, उसमें कोई बड़े हम्म। कठिन प्रश्न नहीं रहते हैं और वो परीक्षा जी। दे करके आप भी राज्यकर्मी का दर्जा पा लीजिए। तो शिक्षकों को 2025 के चुनाव के पहले सरकार किसी भी तरह से नाराज नहीं करेगी और नीतीश हम्म। कुमार जी अगर चाहेंगे तो कोई ऐसी बड़ी मांग शिक्षकों की नहीं है जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती है। हमको लगता है कि एक शिक्षकों का गुस्सा तो उन्होंने देख लिया कि वो जो हम्म। रोते और बिलखती हुई तस्वीर उनके बच्चे और उनकी पत्नी की आई, तो हम्म। कैसे जो देखे थे ना, जब नॉमिनेशन अभिषेक झा जी करने गए थे तो पूरा बिहार सरकार वहां खड़ी थी, वो तस्वीर भी तो आपने देखी थी और बिल्कुल जनता देखा। ने उनको नकारा। एक वैसा शिक्षक जो शिक्षक था अब सड़क पर आ गया था, उसको उन्होंने हम्म। हाउस में भेज दिया। तो जी। जनता तो किसको कभी फर्श पर ले आएगी और किसको अर्श पर भेज देगी। तो शिक्षकों को बिल्कुल। अब सरकार नाराज नहीं करना चाहेगी, जो मैं समझ रहा जी, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है, संजय जी ने तफसील के साथ बातचीत की है और साफ-साफ कह दिया है कि अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखना होगा कि आगे-आगे सरकार शिक्षकों को और कौन-कौन से गुड न्यूज़ देती है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। बहुत शुक्रिया।